पिछले एक महीने से राजनीति के गलियारों में यह चर्चा तेज थी कि गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल इस्तीफा दे सकती हैं। आज इस चर्चा को विराम देते हुए खुद आनंदीबेन ने ऐलान कर दिया कि वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे रही हैं। आनंदीबेन के इस्तीफे की चर्चा गुजरात में पाटीदार आंदोलन के बाद शुरू हुई थी और अब जब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है तो गुजरात में दलित उत्पीड़न का शोर सड़क से संसद तक गूंज रहा है। आनंदीबेन पटेल के 2 साल 2 महीने के कार्यकाल में सबसे बड़ा आरोप यही रहा है कि वो पहले पाटीदार आंदोलन से निपटने में नाकाम रहीं और फिर दलित उत्पीड़न की घटनाओं पर एक्शन लेने में उन्होंने देर कर दी। प्रधानमंत्री मोदी की उत्तराधिकारी के तौर पर गुजरात में सत्ता की कमान संभालने वाली आनंदीबेन पर इस दौरान निजी हमले भी हुए। विपक्ष ने खुलेआम आरोप लगाया कि आनंदीबेन ने अपने पद का गलत इस्तेमाल करके अपनी बेटी अनार पटेल को फायदा पहुंचाया। आनंदीबेन के राज में गुजरात में हुए पंचायत चुनावों में बीजेपी को पहली बार तगड़ा झटका लगा, जबकि आनंदीबेन पटेल का कहना है कि 75 साल की उम्र होने के चलते उन्होंने इस्तीफा देने का फैसला किया। पिछले कुछ समय से पार्टी में 75 वर्ष की आयु के बाद वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने अपनी स्वैच्छिक निवृत्ति से मुक्त होना स्वीकार करके एक अभूतपूर्व परंपरा आरंभ की है। ये सबके लिए उदाहरणीय और अनुकरणीय है। इसकी वजह से आने वाली पीढ़ी को कार्य करने का अवसर मिलेगा। मेरे भी नवंबर में 75 साल पूरे हो रहे हैं। इस पत्र के माध्यम से पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व को मुझे मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी से मुक्त करने की विनती करती हूँ। आनंदीबेन एक लंबे समय से पद मुक्ति के लिए पार्टी को बताती रही। मुझे भी 2 बार बताया, प्रयाग कार्यकारिणी में भी उन्होंने बताया था, मगर एक उपचुनाव आया, गांधीनगर कॉरपोरेशन का चुनाव आया, अलग अलग कारणों से इस पर विचार नहीं हुआ। इनकी जो भावना है मैं पार्लियामेंट्री बोर्ड के सामने रखूंगा और पार्लियामेंट्री बोर्ड बाद में जो निर्णय करेगा इसके अनुसार आगे की कार्यवाही की जाएगी। पाटीदार में क्लास में जो असंतोष, दलित वर्ग को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सरकार ने टेरराइज किया, लॉ एंड ऑर्डर जैसा कुछ रहा है नहीं। इसी स्थिति में अकेली चीफ मिनिस्टर आनंदीबेन पटेल की जगह और किसी को चुनने से कोई फायदा नहीं होगा। जो मंत्रिमंडल है पूरा रेजिग्नेशन दे दे और जनता का जो है जवाब है या राय है या उनका चुकादा है वो फिर से ले। तो आइए आनंदीबेन पटेल के इस्तीफे की गुत्थी को सुलझाते हैं, उसके कारणों का पता लगाते हैं। बड़ी बहस में हमारे साथ प्रेम शुक्ला भारतीय जनता पार्टी से, शोभा ओझा हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ रही हैं, आशीष खेतान साहब हमारे साथ आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन, राजीव रंजन हमारे साथ हैं स्पोक्स पर्सन जेडीयू के, और अवधेश कुमार यहां वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और सबसे पहला सवाल प्रेम शुक्ला जी मैं आपसे पूछना चाहूंगा, और सवाल यह है कि महीने भर से आनंदीबेन पटेल के इस्तीफे की चर्चा चल रही थी। अचानक गुजरात में दलित उत्पीड़न का मुद्दा गरमाया हुआ था। आनंदीबेन पटेल ने ऐसे मौके पर इस्तीफे का ऐलान क्यों किया? देखिए, आनंदीबेन जी बहुत आपने आदरणीय अध्यक्ष अमित शाह जी का आपने स्टेटमेंट सुना होगा। कुछ माह पहले भी उन्होंने इसकी पेशकश की थी और आनंदीबेन जी ने जो हमारे भारतीय जनता पार्टी में एक बहुत स्वस्थ, स्वच्छ और अनुकरणीय परंपरा प्रारंभ हुई है कि जो वरिष्ठ नेता हैं वो जो है अन्य युवा नेताओं को दायित्व निभाने का, उनको मौका देने का जो एक नई परंपरा प्रारंभ की है उसका अनुकरण करते हुए अपने 75वें वर्ष पूर्ण होने के कुछ माह पूर्व ही एक अपने बाद का जो है एक योग्य व्यक्ति, जो तरुण व्यक्ति हो, जो कार्य निष्पादन करने में समर्थ हो और जिसका निर्णय जो है परिणाम स्वरूप अनुकरणीय दूसरों के लिए भी हो कि मुख्यमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद पर बैठे व्यक्ति अपनी तरह से दूसरी पीढ़ी के लिए स्वयं जो है एक स्थान देता है, तो मुझे लगता है इसकी प्रशंसा होनी चाहिए। इसको गुत्थी है, फला है, ढिमका है, इस तरह के जो है बयानों से, विशेषणों से मुझे लगता है कि आप राजनीति को कुछ लोग हल्का करना चाहते हैं। क्योंकि कुछ हल्के लोग राजनीति में आ गए हैं तो वो इस तरह की बातें भी करेंगे। उनको अनुकरणीय चीजों में किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? हल्के लोग कौन है राजनीति करना जिनका कार्य रहा है? प्रेम शुक्ला जी, हल्के लोग कौन है राजिनीति में? क्योंकि कांग्रेस ने भी निशाना साधा, आम आदमी पार्टी ने भी इस पर निशाना साधा है। जिनको जो है सत्ता की लोलुपता में अपने साथ जिन लोगों ने राजनीतिक दल तैयार करने में भूमिका निभाई, ऐसे
पूजनीयों को अरे अपमानित करने तो वाले, भारतीय जनता साथियों पार्टी को भी जो तो है सत्ता में आने के लिए ही राजनीति करती है। सिर्फ किसी तरह कुर्सी आप क्या पा लेने सत्ता से वाले, विमुख होना चाहते हैं या दूर रहना बूढ़ों चाहते को जो हैं? है उसकी धोती छीन लेने वाले, नहीं, प्रेम शुक्ला जी। और बुजुर्गों को अपनी पार्टी से निकाल कर उस पर कब्जा कर लेने वाले हाँ। 3-4 किस्म के लोग हैं, 3-4 अलग अलग दल हैं। हाँ। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। बुजुर्गों को उनका पार्टी हल्का से बाहर- खुद ही स्पष्ट हो जाएगा थोड़ी देर में। चलिए ठीक है। मैं आशीष खेतान साहब को डिबेट में लाना चाहूंगा। आशीष खेतान साहब, आपने प्रेम शुक्ला साहब की टिप्पणी देखी होगी, इशारा किस तरफ है उनका मैं नहीं जानता, आप बेहतर समझते होंगे। लेकिन आज आपकी पार्टी की तरफ से यह कहा गया कि आनंदीबेन पटेल ने आम आदमी पार्टी से डरकर, वहां आपके जादू से डरकर के इस्तीफा दे दिया है। अब उन्हें डर है कि उनका रसूख खत्म हो रहा है, तो उन्होंने कहा इससे बेहतर है कि मुझ पर फेलियर का आरोप लगे, मैं खुद ही चली जाती हूं। गुजरात में आज आनंदी पटेल का जो इस्तीफा हुआ है वो एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी हार स्वीकारी है। चुनाव से 1 साल पहले भारतीय जनता पार्टी ने यह स्वीकारा है कि गुजरात में आज उनकी सरकार पूरी तरीके से विफल हो गई है। 2 साल से गुजरात में जिस तरीके का तांडव राज्य सरकार ने मचाया है, पाटीदारों के घर में घुसकर उनकी बहू बेटियों की इज्जत पे हाथ डाला वहां की पुलिस ने, पाटीदारों के घर में घुसकर वहां के नौजवानों को जेल में डाला, फर्जी मुकदमों में डाला वहां की पुलिस ने, दलितों पर जिस तरह के अत्याचार कर रही है वहां की पुलिस, वहां की सरकार, और सबसे बड़ी बात भ्रष्टाचार। खुद आनंदीबेन पटेल और उनका पूरा मंत्रिमंडल जिस तरीके से भ्रष्टाचार में शामिल था, उनकी बेटी, उनके दामाद वो सरकार चलाते थे, जमीनों के आवंटन हुए हैं, और अभी एक नया मामला सामने आया है कि किस तरीके से लैंड कन्वर्जन का एक बड़ा स्कैम चलाया है और 10,000 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है। तो आज चाहे वो तलाटी का दफ्तर हो या रेवेन्यू सेक्रेटरी का दफ्तर हो या मुख्यमंत्री का दफ्तर हो, हर जगह कीमत है एक गुजरात में। वो कीमत दे दीजिए तो काम हो जाएगा, कीमत नहीं दे पाएंगे तो काम नहीं हो पाएगा। आज वो सारे मुद्दे प्रमुख हैं गुजरात में, और इन्हीं मुद्दों पर आने वाले सालों में 1 साल में राजनीति होगी, और इन्हीं मुद्दों पर चुनाव होगा, और इन्हीं मुद्दों पर चुनाव के नतीजे तय होंगे। लेकिन खेतान साहब, ठीक है, मैंने माना कि राज्य सरकार की विफलता। अनुराग जी, अब मुझे अवसर दें, मैं आप ही के पास आ रहा हूं। एक खेतान साहब से एक सवाल ले लूं, फिर मैं आप ही के पास आ रहा हूं, क्योंकि मैंने देखा कि आम आदमी पार्टी ने इसका क्रेडिट अपने आप को दिया। खेतान साहब, तो ये विफलता ज्यादा वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार की है, या फिर आप इसे जिस तरीके से क्रेडिट दे रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की लहर के चलते भारतीय जनता पार्टी के छक्के छूट गए, वो बड़ी वजह है? देखिए, जब अरविंद जी 2 बार अभी गुजरात होकर आए और जब अरविंद जी की वहां पर बड़ी बड़ी सभाएं लगने लगी, और जिस तरीके से आनंदीबेन ने उन सभाओं को कैंसिल करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी, और उसके बाद जब वो दर्शन करने गए अरविंद जी, तो वहां पर 400 किलोमीटर की यात्रा में दोनों तरफ सड़कों पर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का जोर था। लोग घर से निकल कर आए, खुद अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से निकल कर आए और नारे लगाए कि आप गुजरात आइए और भारतीय जनता पार्टी को यहां से आप पैदल करिए और आम आदमी पार्टी की ईमानदार सरकार बनाएंगे। तो आज हमारी ईमानदार राजनीति, उसकी जीत हुई है, और हमने, देखिए, कांग्रेस वहां पर खेल में नहीं है। लोग ये मान चुके हैं कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को नहीं हरा सकती है, क्योंकि कांग्रेस के नेता या तो डर जाते हैं या तो बिक जाते हैं। तो उम्मीद आज जो है लोगों को गुजरात में आम आदमी पार्टी से है, ईमानदारी से, क्योंकि लोगों को हमारी ईमानदारी और हमारी ब्रेवरी, हमारे साहस में लोगों का विश्वास है कि ये डरेंगे नहीं, ये बिकेंगे नहीं, ये झुकेंगे नहीं। ये आनंदीबेन पटेल और भारतीय जनता पार्टी की जो एक भ्रष्ट सरकार है और जो भ्रष्ट तंत्र है, ये उसको उखाड़ के फेंक देंगे। भाई प्रेम शुक्ला साहब, मैं राजीव रंजन के पास जाऊं उससे पहले जरूर आपसे इस बात का जवाब लेना चाहूंगा कि भ्रष्टाचार के चलते आपकी सरकार को वहां पर नुकसान हुआ, या फिर दूसरी पार्टियों के डर की वजह से आपकी सरकार जो है बैकफुट पर है, आनंदीबेन पटेल ने इस्तीफा दिया? क्योंकि तमाम आरोप आपके ऊपर आशीष खेतान साहब ने लगाए, क्या जवाब देंगे आप? हाथी ने कहा कि हम निवृत्ति ले लेंगे और चूहे ने कहा मेरे भैंसे ले ले रहे हैं, इस तरह की बात है।
खैर छोड़िए उसको, भ्रष्टाचार पर बात कर रहे हैं। जिस व्यक्ति ने, जो इनके मुख्यमंत्री हैं, वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में 9.5 लाख रुपए डुबा कर आए थे, ये आरोप। मनीष सिसोदिया इनके उप मुख्यमंत्री हैं। कबीर फाउंडेशन किस तरह से फोर्ड फाउंडेशन से गलत चल भाई ऐसा कीजिए ना, वो आरोप जनता के बीच में छोड़ दीजिए, वो तो सब जनता देख लेगी। यहाँ भ्रष्टाचार वर्सेस भ्रष्टाचार का कंपटीशन थोड़ा हो रहा है। प्रेम शुक्ला जी, यहाँ भ्रष्टाचार वर्सेस भ्रष्टाचार का कंपटीशन थोड़ा ही हो रहा है। भ्रष्टाचार ही है ना कि अपनी पत्नी पर कुत्ता छोड़ दे। अरे वो कोई बात नहीं है। ये देखिए, अभी कल ही जो है एक जो है सेक्सुअल अनार पटेल को जानते ना, अनार पटेल का नाम सुना है? शुक्ला जी, फिर देखिए भ्रष्टाचार की बात करेंगे तो जो आशीष खेतान कह रहे हैं, स्वयं इनके अध्यक्ष महोदय, 400 एकड़ जमीन का मामला भी उठेगा। फिर भ्रष्ट कार्रवाई करने में आप जो हीर के पास 400 एकड़ जमीन का मामला भी उठेगा। फिर पचा जाते हैं। मैं सुन लूंगा आपकी बात प्रेम शुक्ला, लेकिन फिर जवाब आपको देना होगा। अनार पटेल अगर भ्रष्टा सुन तो लीजिए, हाँ मैं सुन लूंगा, लेकिन फिर जवाब आपको देना पड़ेगा। भ्रष्टाचार के मामले में एक भी एफआईआर हो, एक भी आरोप हो, तो तत्काल भारतीय जनता पार्टी अकेली इस तरह की पार्टी है जिसमें लालकृष्ण आडवाणी जी से लेकर बीच के दिनों में एकनाथ राव खड़से तक वो इस्तीफा दे देते हैं। हाँ। अरविंद केजरीवाल जैसा भ्रष्ट आदमी तो आनंदीबेन पटेल इसीलिए इस्तीफा दे रही है क्या? यही तो पूछ रहा हूँ, सीधा सा सवाल है। आनंदीबेन पटेल के इस्तीफे के पीछे भी क्या यही कारण है? प्रेम शुक्ला जी, भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, अदालत में आपने माफी मांग ली। अच्छा, सबूत आपने इनडायरेक्टली जवाब दे दिया। चलिए मैं कंसीडर कर लेता हूँ इसे आपका जवाब। ठीक है, हमारे लोग हैं, देखिए वो पता नहीं कि आरोपों को कुछ जो है सबूत देना भी आवश्यक है। हाँ। ये मानते ही नहीं। अरे सबूत तो पूरी गुजरात की जनता के पास है। राजीव रंजन जी ये कह रहे हैं कि आनंदीबेन पटेल के कार्यकाल की प्रशंसा होनी चाहिए। मुझे ये बताइए कि प्रशंसा किस बात की होनी चाहिए? हमने शुरू में देखा पाटीदार आंदोलन में किस तरीके से विफलता के उन पर आरोप लगे। हमने अभी दलित उत्पीड़न मामले में देखा कि किस तरीके से बहुत ज्यादा देर के बाद उनका रिएक्शन आया। किस बात की प्रशंसा होनी चाहिए? अपनी बेटी के बिजनेस पार्टनर को कौड़ियों के दाम जमीन मुहैया कराने का आरोप उन पर लगा है। अब प्रेम शुक्ला कह रहे कि बीजेपी की है परंपरा रही है कि भ्रष्टाचार के आरोप लगे तो इस्तीफा दे दिया, लेकिन वो आनंदीबेन पटेल के इस्तीफे को भ्रष्टाचार से जोड़कर नहीं देख रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात है गुजरात का ये पूरा का पूरा प्रसंग बाकी कई तरह के जो विश्लेषण के पक्ष आए हैं उससे अलग हट करके अगर आप देखें तो ये कहीं ना कहीं खड़ाऊ संस्कृति के जरिए गुजरात की सत्ता को नियंत्रित करने की जो कोशिश थी दिल्ली से अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी की, उसकी विफलता है ये। और इसकी आड़ में जो आनंदीबेन पटेल जी की बेटी या उनके मंत्री परिषद के सदस्यों पर, अधिकारियों पर जो भ्रष्टाचार के आरोप हैं, वो इससे ही संतुष्ट अगर हो कि उनके कुनबे के लोगों को कुछ धनोपार्जन का अवसर मिल जाए और मुख्यमंत्री के तौर पर जो भी फैसले लेने हैं वो दिल्ली के द्वारा नियंत्रित हो, तो इस सत्ता का अंत इसी तरह होना तय था। हमारा ये कहना है कि जिस समय आप तरुण नेतृत्व की बात करते हैं तो मुझे ये जरूर जानने का हक है कि आज से 2 वर्ष पहले 14 मई को जब वो गुजरात की मुख्यमंत्री बनी थी, उस समय उनकी उम्र 73 वर्ष के करीब थी। तो अगर आपके मन में कोई तदर्थवाद नहीं था, कोई एडवोकेटिज्म की बात अगर आप नहीं सोचते थे और गुजरात जैसे संवेदनशील प्रांत का नेतृत्व एक योग्य युवा मुख्यमंत्री को देने की बात सोच रहे थे, तो मुझे लगता है या तो गलती उस समय आपसे हुई या आज हुई, लेकिन एक राज्य को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। एक अकुशल नेतृत्व की सांप्रदायिक तनाव हो रहे थे। आज हिंदुत्व के नाम पर, जो एक विराट हिंदुत्व के दर्शन के नाम पर जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस और तमाम समर्थक संगठनों की ओर से लंबी चौड़ी बातें कही जा रही थी, आज उसका सबसे बड़ा विरोधाभास गुजरात की धरती पर दिख रहा है, जहां वहां के दलितों ने परचम उठा लिया है उनके खिलाफ। और मुझे लगता है कि चाहे वहां के ग्रामीण क्षेत्रों में चुनाव में मिली हुई असफलता का सवाल हो, भ्रष्टाचार का सवाल हो, ये बिल्कुल तय है कि पूरी तरह से सरकार बेलगाम हो चुकी कानून व्यवस्था और प्रशासन पर नियंत्रण नहीं रख पा रही थी। लैंड यूज का मसला भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह आर्थिक भ्रष्टाचार का एक बड़ा जरिया है जिससे भारतीय जनता पार्टी के इलेक्शन फंड को ताकत मिल सके। और मुझे लगता है इस तरह से किसी राज्य को अगर आप औजार बनाएंगे धनोपार्जन के लिए और
राजनीति की चारागाह बनाने के लिए अगर बनाएंगे तो आनंदीबेन पटेल तो एक प्रतीक है। ये भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी की जो जुगलबंदी है, ये उसकी अब तक की सबसे बड़ी पराजय है जो गुजरात की धरती पर होने जा रहा है। अवधेश कुमार जी, क्या राजीव रंजन ठीक बोल रहे हैं? क्या उनका आकलन ठीक है? देखिए, राजनीतिक भाई साहब इतने सारे आरोप लगवा ली तो आ रहा हूं। अरे कैसी बात कर रहे हैं? आपसे बिना जवाब लिए बड़ी बहस खत्म नहीं होगी। देखिए, ऐसा है, आम आदमी पार्टी या जनता दल एक राजनीतिक रूप से जो विश्लेषण करती है उनको करने का अधिकार है, लेकिन कुछ बातें सोचने की है। क्या भारत के किसी राज्य में किसी एक नेता का बड़ा कार्यक्रम हो जाए, उससे क्या कोई मुख्यमंत्री इस्तीफा दे देता है? ऐसा होता है क्या कि अरविंद केजरीवाल जी की एक सभा हो गई या वो पूजा करने चले गए और वो भी आशीष जी बता रहे हैं कि 400 किलोमीटर तक दोनों तरफ लंबी लाइन थी? भैया, ऐसा तो हम लोगों ने अखबारों में भी नहीं पढ़ा है। तो ये इस प्रकार के कारणों से नहीं निकलेगा, ये गंभीर विषय है, इसको उस रूप में देखना चाहिए। अगर आम आदमी पार्टी की हम बात मान लेते हैं तो ऐसे होगा जैसे कल बराक ओबामा ने इस्तीफा दे दिया और अवधेश कुमार कहे कि हमने तो अखबार में एक लेख लिख दिया था, उसी से उसने इस्तीफा दे दिया। देखिए, आनंदीबेन पटेल वहां भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही एक अलोकप्रिय नेता हो चुकी थी। सत्य यह है, उनका विरोध हो रहा था, उनको कई महीने पहले जाना था। 2-2.5 महीने पहले 5 जन ने एक पूरा का पूरा विशेषांक उन पर जब निकाल दिया तो उसको लेकर काफी हंगामा हुआ कि आपने क्यों निकाला। जिस ढंग से पाटीदार आंदोलन को संभालने में वहां की सरकार विफल रही और उसके बाद जो कार्रवाई हुई, उसी समय से आनंदीबेन पटेल को हटाने की बात चल रही थी। उनका हटाया जाना निश्चित था। न उनका जाना किसी भ्रष्टाचार से संबंधित है, न उनका जाना किसी अरविंद केजरीवाल के सभा से संबंधित है, और न उनका जाना जो कुछ राजीव जी कह रहे हैं कि इस समय दलितों का जो मामला हो गया है, तो दलितों का मामला तो बिहार में भी हुआ है। भारतीय जनता पार्टी में ही उनका इतना विरोध हो गया था कि उनको बनाए रखने से पार्टी को क्षति होने वाली थी, इसलिए उनको चुनाव के 1 साल पहले हटाया जाना बहुत आवश्यक हो गया था। इसलिए नेतृत्व ने फैसला किया, कोई भी व्यक्ति 73 और 75 साल होने पर अपने से त्याग पत्र नहीं देता है कि जब तक उसको कहा नहीं जाए गद्दी नहीं छोड़ता है। इसलिए ये भी तो अमित शाह ने बोला तो सही कि चर्चा की थी। नहीं, अमित शाह देखिए, हम लोगों को जो जानकारी है एक पत्रकार के नाते कि ये फैसला अभी से 6 महीना पहले हो चुका था कि उनको हटना है। वो तो 5 जन के विशेषांक के कारण उनके कुछ दिन तक वो आगे खिंच गई हैं। उनको हटाने का फैसला केंद्रीय नेतृत्व कर चुका था और उसने हटा दिया है। इसमें किसी भी विपक्षी का कोई भ्रष्टाचार का जो हम लोगों की जानकारी है उसका नहीं है। लेकिन राजीव रंजन जी के बात से इतनी सहमति व्यक्त की जा सकती है कि उनको बनाने के समय जरूर विचार करना चाहिए था कि क्या हम गुजरात के जैसे प्रदेश को ऐसे नेतृत्व के हाथ में दे रहे हैं, इनसे गुजरात संभल पाएगा, चल पाएगा या नहीं चल पाएगा। इसमें कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार के निष्कर्ष निकालने में, इस प्रश्न का उत्तर ये तो बड़ा सवाल उठा रहे हैं क्योंकि मोदी साहब के उत्तराधिकारी के तौर पर उनको लाया गया था। अगर ये उत्तराधिकारी चुनने में भूल हो गई तो फिर अवधेश कुमार जी एक बेहद बड़ी भूल कहलाएगी। आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। इसका जवाब मैं प्रेम शुक्ला साहब से लूंगा, लेकिन शोभा ओझा हमारे साथ जुड़ गए, एक रिएक्शन उनका मैं ले लूं। शोभा ओझा जी, आनंदीबेन पटेल का साफ तौर पर कहना कि वो नवंबर में 75 साल की हो जाएंगी और आने वाले समय में वाइब्रेंट गुजरात समिट होना है। वो इस्तीफा इसलिए दे रही हैं क्योंकि नए सीएम को थोड़ा समय मिल जाए चीजों को समझने में। ये दलील आप लोगों ने खारिज कर दी, क्यों ये दलील आप लोगों के गले नहीं उतर रही? देखिए, आनंदीबेन पिछले 6 महीने से हम सुन रहे थे कि उनका इस्तीफा लिया जा रहा है, उन्हें गवर्नर बना के भेजा जा रहा है, क्योंकि जो स्थिति गुजरात की है किसी से छुपी हुई है क्या? जो पटेल आंदोलन हो, चाहे अभी दलितों की महारैली हो, चाहे लोकल जो बॉडी इलेक्शंस हुए, वहां जो हर्ष बीजेपी का हुआ, जिस बुरी तरह से भारतीय जनता पार्टी हारी है, जो गुजरात मॉडल का असली स्वरूप जनता के सामने आया, पूरे हिंदुस्तान के सामने आया कि हर तीसरा बच्चा वहां कुपोषित है और महिलाओं की कितनी बुरी हालत है, तमाम मुद्दे थे। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इतनी खराब है। इन तमाम मुद्दों के चलते इनका इस्तीफा लिया जाना तय था। ये तो आज एक फेस सेविंग की है जिससे कि ये आरोप भी ना लगे कि गुजरात की परिस्थिति इतनी खराब है, इसलिए उन्होंने पहले फेसबुक पे एक पोस्ट डाला, उसके बाद इस्तीफा दिया। और ये आयु का दुहाई देना या वाइब्रेंट गुजरात समिट की दुहाई देना, मैं समझती हूँ ये किसी के गले नहीं उतरेगी। हर राजनीतिक व्यक्ति समझता है कि इस्तीफे
कैसे दिए जाते हैं या पार्टी कैसे लेती है, कैसे तो दिए जाते इसमें हैं? ये तो साफ तौर पे नहीं, उतना ही सवाल बड़ा है, इसमें झूठ है या कैसे उतना दिए ही बड़ा जाते हैं? फरेब है जितना गुजरात मॉडल है। अवधेश कुमार जी पूछ रहे हैं आपसे एक सवाल। आपने कहा कि इस्तीफे कैसे दिए जाते हैं, हर कोई जानता है कैसे दिए जाते हैं। कांग्रेस कुछ अपना अनुभव बता दे इसकी। देखिए, इसमें साफ तौर पे सबको पता है कि आनंदीबेन को तलब किया गया था। अभी कुछ दिन पहले ही वो दिल्ली आई थी और बड़ी चर्चा चली थी। उसके बाद एक फेस सेविंग के लिए कि उनकी भाई सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, बड़ा ख्याल रखते हुए आनंदीबेन ने आज बड़े सफाई से पहले फेसबुक पोस्ट किया और उसके बाद इस्तीफा दिया। सब जानते हैं कि क्या अनुराग जी, ठीक है अनुराग जी, एक मिनट, अनुराग जी, क्या देश में किसी मुख्यमंत्री के इस्तीफे की ये पहली घटना है चुनाव के पहले? नहीं, लेकिन शोभा ओझा ने जिस तरीके से बात को रखा है कि फेस सेविंग एक्सरसाइज, डैमेज कंट्रोल एक्सरसाइज के तहत ये किया गया। मैं अवधेश जी एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकने की मजबूरी है। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो शोभा ओझा के शब्दों में उन्होंने कहा कि कोशिश ये की गई कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। तो क्या लाठी टूटने से बचा ली बीजेपी ने? प्रेम शुक्ला साहब से जानेंगे ब्रेक के बाद। दुनिया में मोदी साहब के जो है गुजरात मॉडल की चर्चा हो रही थी। अब जब आनंदीबेन ने इस्तीफा दिया है तब चर्चा हो रही है दलित उत्पीड़न की, वहां पर तब चर्चा हो रही है पाटीदार आंदोलन में सरकार की विफलता की। तो ये डैमेज कंट्रोल के लिए इस्तीफा लिया गया है क्या? जैसा शोभा ओझा कह रही है कि सांप भी मर जाए लाठी भी न टूटे, ये कोशिश की गई है। मैं सवाल ये पूछना चाहता हूं कि क्या लाठी टूटने से बचा ली बीजेपी ने वहां? देखिए, सांप और लाठी और गला जो है, गले के नीचे बात उतर नहीं रही। आदरणीय शोभा ओझा जी और उनकी कांग्रेस पार्टी जो जिसके मुंह में झूठ के अलावा कुछ भरा हुआ नहीं है गले तक, तो जिसके मुंह में से लेकर गले तक झूठ भरा हुआ उसके मुंह से सत्य जो है वो नीचे गले के नीचे उतर नहीं सकता। ये सच्चाई है। अब बात की जा रही है दलित उत्पीड़न की। कौन कर रहा है? आदरणीय राजीव रंजन जी कर रहे हैं। वो वहां पर जहां पर दो जो है पासवान समुदाय के लोगों को उनके मुंह में जो है पेशाब तक कर दिया जाता है, वो दलित उत्पीड़न नहीं है, वो तो दलितों का समर्थन है। सैयद शहाबुद्दीन जहां पर जो है, मोहम्मद शहाबुद्दीन जहां पर जो है वो राज्य के बड़े वीवीआईपी है, मंत्री जी जेल में जाकर उनको रिपोर्टिंग करते हैं। तो यहां तो ये सुशासन है। तो इस तरह की सुशासन की बात करने वाले और वो बात कर रहे हैं कि भाई देखिए दूसरों का सम्मान नहीं किया गया। जॉर्ज फर्नांडिस का जितना सम्मान किया गया पूरा देश जानता है। आदरणीय नीतीश जी कितना सम्मान करते रहे हैं। खैर छोड़ दीजिए उन बातों को। मुद्दा ये है आनंदीबेन पटेल जी के प्रति क्या भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता, किसी विधायक, किसी मंत्री का एक छोटा सा बयान भी कहीं प्रकाशित हुआ है? नहीं प्रकाशित हुआ। लोग अपनी तरह से स्पेकुलेट करने के लिए ठीक है, वो कर सकते हैं। तो जिसको जो स्पेकुलेशन करना है करे। आनंदीबेन पटेल जी ने एक जो दायित्व दिया गया था उसका निर्वाह करने के बाद स्वेच्छा से स्वयं जो है पार्टी के अन्य जो वरिष्ठ कर रहे हैं उसका अनुकरण करने का संकल्प लिया है। जिनको मुख्यमंत्री को अपमानित करना, बिहार में मांझी जी का कैसा अपमान किया गया और किस तरह से दलित व्यक्ति का अपमान जो है सार्वजनिक तौर पर मुख्यमंत्री जी जो वर्तमान में कर रहे थे, अब उसके बाद भी लोग बातें करते हैं। तो क्या करेंगे? बातें करने वालों को तो बातें करनी है, काम करने वालों को काम करना है, वाइब्रेंट गुजरात बनाना है। गुजरात मॉडल नहीं पूरे देश ने मान लिया। मॉडल साहब उत्तराखंड है जहां दलित को मंदिर में प्रवेश करने जाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के सांसद नेतृत्व करता है, तो उस पर कांग्रेस की सरकार के प्रश्न में हमला। गुजरात में कहां चूक हो गई ये बताइए ना। बाकी मॉडल तो हमने मान लिए, जहां बाकी मॉडल हमने मान लिए, गुजरात में कहां चूक हो गई ये तो बताइए प्रेम शुक्ला जी। कहां चूक कहां हुई? कौन कह रहा चूक हुई? भाई हर स्टेट में आंदोलन होते हैं। अभी भाई आशीष खेतान जी कहने लगे वहां बहन बेटियों के साथ पाटीदार समाज के जो उत्पीड़न हुआ। एक घटना नहीं है साहब कहीं, लेकिन अब आपको कल्पना करनी कह दिया। कौन कह रहा है? जिसके विधायक बहन बेटियों का उत्पीड़न करते हुए जेल जा रहे हैं तो उस पर मोदी जी का नाम तक जो है आरोप उछाला जा रहा है। सिर्फ थोथे आरोप उछालना जिनका जो है राजनीतिक कारोबार हो, तो इस कीचड़ के कारोबार कमल खिलता है तो कमल खिला उत्पन्न हुए कहने वाले मिलेंगे ही। अनुराग जी, राजीव रंजन जी, प्रतिक्रिया आरोप पर पूछे गए सवाल का जवाब भी आरोप लगाकर दे रहे हैं प्रेम शुक्ला जी, और आप पर भी गंभीर आरोप लगाए आपकी पार्टी पर।
नहीं, उनके आरोप तो खैर गुब्बारे में हवा निकालने वाले आरोप हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है, अब खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे की स्थिति है। गुजरात का जो दलित आंदोलन है और दलितों का जो उत्पीड़न है, आज पूरी दुनिया में चर्चा का विषय है। जिस गुजरात मॉडल की प्रशंसा करते या आघाते नहीं थे, आज उसके जो विरोधाभास है और उसके बिहार में तंत्र की जो दायित्व पूरी लगता दुनिया है के सामने आ गई है। जहां तक बिहार में इक्के दुक्के घटनाओं का सवाल है, मैंने आपकी बात सुनी है और अब आप मेरी बात सुनिए। मैंने आपकी पूरी बात बगैर हस्तक्षेप किए सुनी और मेरी बात भी आप इसी तरह सुन लीजिए। ठीक है, धन्यवाद। मैंने ये कहा सुन रहा हूं कि बिहार में या देश के किसी भी राज्य में इक्के दुक्के घटनाएं, अगर इक्की दुक्की घटनाएं होती हैं, उनको गुजरात के राज्य प्रायोजित हिंसा के तौर पर उनकी तुलना नहीं कराई जा सकती है। बिहार में अगर एक घटना हुई तो प्रशासन सतर्क हुआ, गिरफ्तारी हुई और जल्द से जल्द जो कार्रवाई हो सकती है वो हुई। वो आंदोलन बढ़ा नहीं। और गुजरात में आप देख रहे हैं कि चप्पे चप्पे में फैला और देश के कई अन्य राज्यों में इसके विस्तार की पृष्ठभूमि तैयार हो रही है। ये नीतियों की विफलता है, शासन की विफलता है। इसको बिहार से तुलना करना, केवल हर मौके पर खुंदक निकालना, मैं समझता हूं ये स्वस्थ राजनीति का परिचायक नहीं है। मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा, जिन लोगों ने आडवाणी जी को निर्वासन की राह दिखाई, मुरली मनोहर जोशी जी को जिन्होंने निर्वासन की राह दिखाई, उन्हें बिहार में जनता दल यूनाइटेड को नसीहत देने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। और 73 वर्ष की उम्र में मुख्यमंत्री बना करके और वानप्रस्थ की अवस्था में जब आपने उन्हें, जब आप मानते हैं कि 75 वर्ष की आयु में कोई शासन करने के योग्य नहीं रह जाता है, तो 73 वर्ष में नहीं, अभी बाकी है, 73 वर्ष की उम्र में वो तरुण नेतृत्व तो कैसे हो सकता है आपके शब्दों के हिसाब से। इसलिए गलती आपसे हुई और लगातार असफलताओं के बाद आपकी भग पिट रही है। गुजरात मॉडल जो पूरी तरह से विफल हुआ, आज दुनिया के सामने है और इसकी सजा नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह को मिलनी चाहिए। सजा एक ऐसे व्यक्ति को मिल रहा है जो सही अर्थों में एक कठपुतली की तरह था, जो शासन के सीधे तौर पर जिम्मेवार नहीं था। प्रेम शुक्ला जी, बहुत संक्षिप्त सा उत्तर दीजिए, फिर मैं आशीष खेतान साहब के पास जाता हूं। नहीं, आरोप यह है इनका कि भाई आडवाणी जी को निर्वासित कर दिया गया। जो मार्गदर्शक मंडल में है, संसद में मार्गदर्शन करते हैं, उनको निर्वासित कर दिया गया। जिनकी नीतीश कुमार ने टिकट काट दी जॉर्ज फर्नांडिस को, जैसे ही हाथ में सत्ता आई, उनको बहुत जो है इन्होंने सुवासित किया। तो इस तरह की बातें करना, और अब कह रहे हैं इक्का दुक्का घटना बिहार की घटनाओं के दलित उत्पीड़न की सूची पेश की जा सकती है और उन घटना पर तब गिरफ्तारी हुई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की टिप्पणी आई, भारतीय पार्टी की तरफ से टिप्पणी आई, सबने उसकी निंदा की। महाबहस एनसीआर के आंकड़ों पर शुक्ला जी, और बिहार में कार्रवाई का नाम तक नहीं। चुनौती लेकिन बिहार में जो लक्ष्मणपुर बातें एनसीआर के आंकड़ों पर एक महाबहस कराइए और मैं आपके सवालों का जवाब पालन भी कर लीजिए। जो लक्ष्मणपुर बातें हत्याकांड के अभियुक्तों की मदद कर उनको छुड़ाने वाले नीतीश कुमार, वो दलित उत्पीड़न को उनकी पार्टी के लोग बोलते हैं, तो ऐसा लगता है वाह वाह वाह, अपराधी गुजरात पर रहिए ना, आप गुजरात पर रहिए, आज गुजरात पर बहस है। आशीष खेतान साहब के सवालों पर जवाब दीजिए। बिहार में बात करना गुजरात में नीतियों की बिहार में हार गए, तर्क नहीं बचे, बिहार में कोई तर्क नहीं बचा। नहीं, बिहार में दोनों आपको नहीं मिलने वाले। राज्य प्रायोजित कार्यक्रम बिहार की धरती पर अब नहीं चलिए हो गया, राज्य का दर्जा चलिए हो गया, दलित उत्पीड़न करने का। प्रेम शुक्ला वर्सेस राजीव रंजन नहीं हो रहा है यहाँ पर। चलो ठीक है, अरे भाई ठीक है, प्रेम शुक्ला जी हो गया, सिमट रहे हैं राज्यों में, ठीक है। आशीष खेतान साहब जो है वो कुछ देर के लिए डिस्कनेक्ट हुए थे। उस वक्त प्रेम शुक्ला साहब ने एक इशारा किया था कि आनंदीबेन पटेल ने अपनी जिम्मेदारियों को और वाइब्रेंट गुजरात के कमिटमेंट को पूरा करने के लिए अपनी कमान छोड़ी है। और जिस तरीके से अगर अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि एक सभा करने मात्र से वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार डर गई और आनंदीबेन पटेल ने इस्तीफा दे दिया, तो अगर भ्रष्टाचार के आरोप के चलते भी आनंदीबेन पटेल ने इस्तीफा दिया है तो यही आरोप तो केजरीवाल सरकार पर भी लग रहे हैं। क्या केजरीवाल साहब इस्तीफा देंगे? आशीष खेतान जी। मैंने सारी बातें सुन ली, मैं बहुत संक्षिप्त में अपनी बात कहना चाहता हूं जी। आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल को एक बार आप दरकिनार कर दीजिए। कल गुजरात में जो महासम्मेलन दलितों का हुआ वो किसी राजनीतिक मंच पर नहीं हुआ,
वहां पर जो कहानियां आज अखबारों में छपी, दलित समाज के तमाम लोगों ने पूरे राज्य से वो इकट्ठा हुए और उन्होंने कहानियां अपनी आपस में उन्होंने बांटी, अपना दुख दर्द उन्होंने आपस में बांटा। क्या कहानियां निकल रही उसमें से? कहानियां ये निकल रही कि छोटे छोटे बच्चों को स्कूल जाना छोड़ना पड़ा क्योंकि वहां पर उत्पीड़न हो रहा था। कहानी ये निकली कि 2012 में जहां पे 4 दलितों की पुलिस फायरिंग में हत्या कर दी गई क्योंकि वो इंसाफ मांगने निकले थे, आज तक उन परिवारों के साथ इंसाफ नहीं हुआ जो उस फायरिंग के लिए जिम्मेदार हैं। उनको आज तक कानून उनको इंसाफ नहीं दे सका। ये कहानियां निकली। दूसरी बात, कल आनंदीबेन पटेल ने खुद कहा कि मैं 80 से 90% मुकदमे जो पाटीदार समाज के नौजवानों पर लगे हैं उनको वापस ले रही हूं, मुकदमे गलत थे जी। तो इसका मतलब पुलिस उत्पीड़न हुआ और फर्जी मुकदमे लगाए गए। तीसरी बात, गुजरात वो प्रदेश है जो देश के सबसे विकसित प्रदेशों में से एक रहा है। गुजरात वो प्रदेश है जहां पर यह कहा जाता था कि रात के 12 बजे महिला अगर सर से पांव तक गहने पहनकर अगर सड़क पे निकलेगी तब भी वो रेलवे स्टेशन तक सुरक्षित जा सकती है कि उसको हाथ नहीं लगा सकता है। आज वही गुजरात है जहां पर लॉ एंड ऑर्डर टूट चुका है, जहां पर आज व्यापारी सुरक्षित नहीं है, जहां पर भ्रष्टाचार है, जहां पर दलितों को महासम्मेलन करना पड़ रहा है अपने दुख दर्द अपनी आवाज उठाने के लिए। जब अभी हार्दिक पटेल को पुलिस रियासत से छोड़ा गया, जेल से छोड़े गए, वहां पर कितने हजार लोग इकट्ठा हुए, हजारों लोगों की भीड़ सड़कों पे इकट्ठा थी। वो किसी राजनीतिक मंच से नहीं आई थी। अभी जो किसानों के वहां पर आंदोलन चल रहे हैं, किसानों की जमीन ली जा रही है, लैंड कन्वर्जन हो रहा है, इस पर जो बात चल रही है वो किसी राजनीतिक मंच से नहीं चल रही है। और दूसरी बात, अनार पटेल की कहानी किसी राजनीतिक मंच से नहीं आई थी। अनार पटेल और उनके बिजनेस एसोसिएट्स को हजारों करोड़ रुपए की सरकारी जमीन मुफ्त में बांटने की खबर अखबारों ने करी है। दूसरी बात, वहां के वो अखबार भी जो हमेशा से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ थोड़ा सा नरम रवैया अपनाते थे, आज उनके भी आप तेवर देखिए। वो क्या कह रहे हैं? शिक्षा का बाजारीकरण कर दिया गया है। ऐसे सैकड़ों कॉलेजेस खुल गए हैं जो डिग्री बांट रहे हैं लेकिन नौकरियां नहीं मिलती हैं। ये आज जो गुजरात में हो रहा है, ये गुजरात का हर व्यक्ति आज गुजरात की भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही और भ्रष्टाचार से नाराज है। इसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। और ये जो इस्तीफा आया है उसको ढकने के लिए आया है। और इस्तीफा से क्या होगा? आनंदीबेन पटेल सबसे विश्वसनीय उनकी जो है एक कोलीग थी, किसको लेकर आएंगे? नरेंद्र मोदी। आज भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व विहीन है गुजरात में। उनके पास एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको वे मुख्यमंत्री बना दें या कह सकें कि ये आपका नेतृत्व करेगा। ठीक है, शर्मरा चुकी है भारतीय जनता पार्टी और सरकार उनकी खत्म हो चुकी है। ठीक है, अवधेश कुमार जी पानी पी लीजिए, आप बारी आप ही की है क्योंकि आपने कहा था अवधेश कुमार जी की सिलेक्शन में गलती। मैं आ रहा हूं प्रेम जी कि सिलेक्शन में गलती हुई। गलती उत्तराधिकारी चुनने में हुई भारतीय जनता पार्टी को। इतनी कार्य प्रणाली में आनंदीबेन पटेल के खोट नहीं था, लेकिन जिस तरीके से आशीष खेतान ने कुछ वैलिड पॉइंट्स उठाए कि अगर नहीं था, अगर पुलिस उत्पीड़न नहीं हुआ था तो 90% मुकदमे वापस लेने की बात क्यों हुई? जिस वक्त छोड़ा गया था पटेल को, जेल से रिहा किया गया था, उस वक्त भी ये कहा गया था कि बीजेपी का सॉफ्ट कॉर्नर है, उसको लेकर के इसी वजह से उसे रिहा किया गया। तो ये चूक तो हुई है। दलित उत्पीड़न के मामले में आनंदीबेन पटेल ने जिस तरीके से एक हफ्ते बाद रिएक्ट किया, उस पर भी उन पर सवाल उठे थे। तो इसका मतलब सिलेक्शन में ही नहीं, बाकी प्रशासन में भी उनकी प्रशासनिक कार्रवाई में भी उनकी। देखिए ऐसा है, मैंने परिस्थितियां प्रतिकूल होने पर या संकट आने पर उसका त्वरित समाधान करने की क्षमता वो आनंदीबेन पटेल ने ठीक से प्रदर्शित नहीं की। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। फेलियर हो गया ना, तो वो कहीं से सिलेक्शन में फेलियर नहीं था, इसका मतलब कार्य प्रणाली में भी फेलियर था। ये बता रहा हूं, तो वो उसमें कहीं दो मत नहीं है कि आनंदीबेन पटेल संकट आने, परिस्थिति प्रतिकूल होने पर जो क्षमता प्रदर्शित करनी चाहिए थे वो नहीं कर पाई है। ये बिल्कुल सच है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। ये दलितों का भी जो आंदोलन था, इसको समय रहते इसको कदम उठा करके आराम से इसको रोका जा सकता था। इस समय दलित सड़क पर है। अभी कठिनाई यह है, जो आप बार बार डैमेज कंट्रोल की बात कर रहे हैं, कठिनाई यह है कि देखिए इस समय जो भी मुख्यमंत्री आएगा उसके सामने आनंदीबेन पटेल जब मुख्यमंत्री बनी थी उससे ज्यादा, उससे जटिल और उससे मतलब बड़े व्यापक स्तर पर संकट और चुनौतियां उसके सामने होंगी। पटेलों को उसको मनाना पड़ेगा, दलितों के आंदोलन को शांत करना पड़ेगा। तो ये एक कठिन स्थिति में वो छोड़कर जा रही हैं।
लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि जो राजनीतिक दल बिल्कुल आरोप लगा रहे हैं कि गुजरात में सब कुछ फेल हो गया, गुजरात में रोजगार ही नहीं है, दलितों का केवल उत्पीड़न ही होता था, इससे हम लोग सहमत नहीं हो सकते हैं। ये एक राजनीतिक आरोप है, वो राजनीतिक स्तर पर उनको लगाने का अधिकार है। लेकिन इस समय भी गुजरात की कानून और व्यवस्था देश के कई राज्यों से बेहतर है। गुजरात में सामाजिक शांति कई राज्यों से बेहतर है। ये दलित आंदोलन खड़ा हुआ, ये एक प्रशासन का फेल्योर था, वो जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के लिए एक चुनौती है कि इसको कैसे खड़ा करें। लेकिन आशीष जी के और राजीव रंजन जी और ऐसे राजनेताओं का भी दायित्व है कि राजनीति करने के लिए दलितों को उभारा न जाए इस प्रकार से। ठीक है, क्योंकि जहां जहां भी ये स्थितियां हुई हैं उसके पीछे पार्टियां रही हैं। वो गैर राजनीतिक जरूर बैनर लगता है, लेकिन उसके पीछे राजनीतिक दल रहते हैं। आप अवधेश कुमार जी जिस तरीके से आनंदीबेन पटेल के राजनीतिक कार्यकुशलता का पक्ष ले रहे हैं, आशीष खेतान और राजीव रंजन कहीं ये न कहें कि आप भगवा कुर्ता पहने इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। मैं एक छोटा सा ब्रेक लेकर वापस आता हूं, शोभा ओझा जी के पास भी जाएंगे और प्रेम शुक्ला जी से भी इन तमाम सवालों के जवाब लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आपका स्वागत है। कुछ सवाल यहां पर आशीष खेतान साहब ने भी उठाए, कुछ सवाल यहां पर साफ तौर पे अवधेश कुमार जी ने भी उठाए। प्रेम शुक्ला साहब क्या संक्षिप्त में उत्तर देना चाहेंगे उनका, क्योंकि अवधेश कुमार ने जहां कहा कि सिलेक्शन में गलती हुई, उत्तराधिकारी चुनने में गलती हुई आनंदीबेन पटेल के रूप में, वहीं ये भी आशीष खेतान ने कहा कि उनकी पूरी कार्यप्रणाली में ही फेल्यूर रहा, जो वो कभी भी अपने आप को एक सफल सीएम साबित नहीं कर पाई। विपक्ष तो हमेशा जो है वो सत्ता पक्ष को फेलियर साबित करने का आरोप लगाना विपक्ष का काम है। नहीं, आशीष खेतान के सवाल का जवाब दीजिए कि अगर कानून व्यवस्था की गलती नहीं थी तो 90% केस वापस लेने की बात क्यों की गई? नहीं, अभी आशीष जी कह रहे हैं, देखिए हर जगह राजनीतिक जो मुकदमे होते हैं, राजनीतिक आंदोलनों को वापस लेने की, आपको पूरे देश की 28 प्रदेशों की आपको सूची भेज दूंगा तो उसमें 70% मामले राजनीतिक आंदोलनों के वापस होते हैं। उसकी मैं आपको आरटीआई से कहिए तो 10 दिन में पूरी सूची पूरे देश की उपलब्ध करा दूं। इस तरह के आरोप अनर्गल गढ़ते रहना ये आशीष खेतान जी और आपका काम है, वो कर सकते हैं। इनके यहाँ स्थिति है, मत बताइए, एक जो है मैं तो आशीष खेतान का सवाल आप तक पहुंचा रहा हूं। हाँ, बांग्लादेशी नहीं, मैं आशीष जी कह रहा हूँ, आपका कह भी नहीं रहा हूँ। अच्छा, आपका मतलब आम आदमी पार्टी से था। बात करते हैं, मैं आपको कैसे कह दूंगा। मैं वहां आशीष जी का नाम लेकर विशेष तौर पर कहना चाहूंगा। आशीष जी आज तो बहुत दुखी भी होंगे कि अमित शाह जी के खिलाफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट से पिटीशन जो फर्जी वाला शुरू किया गया था और उस गिरोह से संबंध रखने वाले व्यक्ति रहे हैं, आज वो सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको रिजेक्ट कर दिया, तो बहुत दुखी होंगे। उनके दुख को मैं समझ सकता हूं। अभी वहां पर जो है बांग्लादेशी मुसलमान जिस तरह से एक दलित के साथ वहां दिल्ली में हरकत करते हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती पूर्वी दिल्ली में, और वहां पर अरविंद केजरीवाल जी जाना भी नहीं चाहते, वोट बैंक का सवाल होता है। शिक्षा प्रणाली की बात करते हैं, फीस न भरने पर किस तरह से उत्पीड़न परिजनों तक सीधे दिल्ली में पहुंचकर किया जाता है, इसका मामला भी सामने आया था। तो संकट ये है कि हम अपनी कार्यप्रणाली को नहीं देखेंगे, दूसरी जगह स्वस्थ कार्यप्रणाली का अगर जो है उसका जो है अनुसरण हो रहा है, उस पर भी जो है मैं कुछ न कुछ टिप्पणी करेंगे। और 2 कार्यकाल 2 परिस्थितियों में 2 व्यक्तियों के कार्यकाल। ठीक है प्रेम शुक्ला जी, मेरे पास समय की कमी है। शोभा ओझा जी से एक आखिरी सवाल में जरूर लेना चाहूंगा। शोभा ओझा जी, ये चाहे इस्तीफा लिया गया हो, इस्तीफा दिया गया हो, चाहे वो राजनीतिक कार्यकुशलता की विफलता की वजह से दिया गया हो, लेकिन इसमें सबसे बड़ा फायदा तो कांग्रेस को दिखाई देना चाहिए। आम आदमी पार्टी से भी ज्यादा बड़ा फायदा आपको होना चाहिए, क्योंकि आप सीधे तौर पर वहां विपक्ष हैं, आपके पास वहां खोने के लिए कुछ है नहीं। तो किस तरीके से कांग्रेस का रिवाइवल होगा अब इस स्थिति का फायदा उठाते हुए? देखिए, मैंने आपको एक बात कही थी, शायद किसी भी स्पीकर ने उस बात को उठाया नहीं, कि जो लोकल बॉडी के इलेक्शन के रिजल्ट्स हैं, अगर आप देखें तो वो एक बहुत बड़ा कारण है जिससे भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से घबराई हुई है गुजरात में उस रिजल्ट्स को लेकर। जो हार भारतीय जनता पार्टी की लोकल बॉडी इलेक्शंस में हुए अभी पिछले दिनों, उसमें कांग्रेस ने बहुत अच्छा किया और भारतीय जनता पार्टी का जो फेलियर था वो एक बहुत बड़ा कारण है आनंदीबेन के जाने के पीछे। क्योंकि ये देख रहे हैं आने वाले दिनों में जो विधानसभा चुनाव आएंगे वो उसका एक प्रीव्यू इन लोकल बॉडी इलेक्शंस में दिख रहा है।
तो इसलिए आनंदीबेन पटेल के चलते ये जानते हैं कि ये गुजरात इनके हाथ से चला जाएगा। जो स्थिति आज गुजरात की है पूरी तरह से एक्सपोज हो चुकी है। जो खौफ मोदी जी ने बनाया था और सब चीजें छुपी रहती थी, जो गुजरात मॉडल का फरेब खड़ा किया गया था, उसकी हवा निकल चुकी है। अच्छा शोभा ओझा जी, एक लाइन का उत्तर और दे दीजिए कि गुजरात में आपके लिए अब चुनौती क्या बड़ी होने वाली है, भारतीय जनता पार्टी या आम आदमी पार्टी? अब कौन सी बड़ी चुनौती आपको इन दोनों में से लगती है, भारतीय जनता पार्टी या आम आदमी पार्टी? हमारे लिए सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्ट सरकार और ऐसी सरकार जिसने लॉ एंड ऑर्डर चौपट कर रखा है उसको उखाड़ के फेंकेगी, और कांग्रेस में जनता एक और बार विश्वास करते हुए कांग्रेस को वहां मौका देगी। चलिए, मेरे पास समय बिल्कुल खत्म हो चुका है। बड़ी बहस में शामिल होने के लिए सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। बड़ी बहस में आज के लिए इतना ही, वक्त